हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसका स्ट्रक्चर कैसे बना। तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ था वो इस तरह से मोल्टन स्टेट में था। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारा जो अर्थ है उसमें ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स हैं जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये एक बैंड स्ट्रक्चर में सेपरेटेड है। यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है ऑलमोस्ट, और यहाँ की जो है उनकी सिमिलर है, बट इन दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सिमिलरली इस बैंड में जो रॉक्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, इस बैंड की और अलग होगी। तो इस तरह से जो हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है वो डिफरेंट रिंग या बैंड्स में सेपरेटेड है और हर एक रीजन की जो रॉक्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे इस मोल्टन स्टेट, इस मोल्टन मैग्मा के स्टेट से हमारा जो अर्थ है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। और फिर हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा अर्थ है उसका कैसे वो फॉर्म में आया, मतलब कि कैसे वो बना। तो इस तरह से एक एक्रीसेंट डिस्क था हमारे सन के अराउंड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो ये सब आपस में टकराते गए और एक प्रोटोप्लैनेट बना जो कि थोड़ा बड़ा था। अब ये प्रोटोप्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूम रहा था तो जितने भी ये छोटे छोटे पत्थर या प्रोटोप्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट कह लें, ये सब इससे टकराते गए और मोस्ट ऑफ इसके अंदर मर्ज हो गए, जिससे कि ये कंटिन्यूसली बड़ा होता गया। अब क्योंकि इस टकराव के कारण बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी, तो ये जो हमारा जो अर्थ था वो बहुत ही हॉट था। अब याद रखिए कि मेनली दो सोर्स थे हीट के अर्थ के इनिशियली। एक था प्राइमोडियल हीट। प्राइमोडियल हीट क्या था, हमने देखा था कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना है वो एक सोलर नेबुलर क्लाउड से बना है जो कि कोलैप्स हुआ। जब वो कोलैप्स हुआ तो सारे जो गैस थे उस नेबुलर क्लाउड में वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गए, जिससे कि प्रेशर तो बढ़ा ही बढ़ा, हीट भी बढ़ा। तो इसी हीट को, जो इनिशियल हीट था, वही हमारा अर्थ के अंदर जो रहा उसे प्राइमोडियल हीट कहा जाता है। और दूसरा था मेटेरॉइड शावर, यानी ये जो उल्का पिंड जो हमारे धरती से टकराते हैं तो ये क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट के कारण गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, ये हीट करते हैं सरफेस को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये टकराते वक्त बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है, तो इसके कारण भी हमारा अर्थ बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था। आज हम देखते हैं तो मेटेरॉइड शावर बहुत कम है होते हैं, लेकिन जब हमारा अर्थ एकदम यंग स्टेज में था तो बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स और ये सब चारों तरफ फैले हुए थे, कंटिन्यूसली टकराते रहते थे। और इसीलिए जो इम्पैक्ट्स थे उसका नंबर बहुत ही ज्यादा था और इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी के प्रोड्यूस होती थी, जिससे हमारा अर्थ बहुत हीट अप हो जाता था। तो इस हीट के कारण जो इनिशियल हमारा अर्थ था वो एक मोल्टन स्टेट में था, वो एक बॉल ऑफ मोल्टन मैग्मा था, पूरा का पूरा ही एक मैग्मा की तरह था। और इसमें कोई ऐसे इंटीरियर बैंड स्ट्रक्चर नहीं था, पूरा सरफेस से लेके डेप्थ तक पूरा ही मोल्टन बॉल ऑफ मैग्मा था। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि जो हेवियर एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और निकल, वो अपने वेट के कारण धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव होने लगे और सेंटर में एक्यूमुलेट होने लगे। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो ये कोर है वो बनने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो हेवियर जो एलिमेंट्स है वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सेंटर की तरफ खींचे चले आए। सिमिलरली जो लाइटर एलिमेंट्स थे, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम थी तो वो बॉयंसी के कारण बाहर ढकेले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइटर एलिमेंट्स वो थे वो बाहर की तरह यानी कि पेरिफेरी की तरह यानी कि सरफेस की तरफ उनको इजेक्ट किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो सेंटर में एक्यूमुलेट हो गए और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो सरफेस की ओर चले गए। तो जो ये हैवियर एलिमेंट्स थे कौन से थे? ये मेनली निकल था और आयरन था। आयरन को फेरस भी बोलते हैं, इसीलिए Fe लिखा जाता है आयरन को। तो निकल एंड आयरन था, इसीलिए जो हमारा कोर है उसको हम शॉर्ट में निफे भी कहते हैं। उसका मेन कंपोजिशन निफे है, आयरन और निकल। और जो लाइटर सिलिकेट्स थे वो सरफेस की ओर एक्यूमुलेट हो गए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन को बताया गया है, जहां पे आप देखेंगे कि जो हैवियर, ये जो आपको दिख रहे हैं आयरन और निकल के ड्रॉपलेट्स हैं जो धीरे 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 अपने कोर में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो कोर है वो डेंस मेटेलिक आयरन निकल कोर है, यानी एक मेटेलिक कोर है। आप देखो डेंस आयरन निकल ड्रॉपलेट सिंक टुवर्ड द सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो भारी थे, वो गुरुत्व बल के कारण सेंटर की ओर उन्हें एक्यूमुलेट हो गए।
और जो हल्के वाले एलिमेंट्स थे वो ऊपर की ओर बढ़ चले, उनको बाहर की ओर धकेल दिया गया। कैसे? बॉयंसी के कारण। हम जानते हैं कि अगर पानी में अगर आप कुछ लाइटर एलिमेंट डालें जिनकी बॉयंसी कम है तो वो सरफेस की ओर या वो पानी के सरफेस की ओर उनको पुश कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो सिलिकेट्स, लाइटर सिलिकेट्स थे, जैसे एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स थे, तो उनको सरफेस की ओर वो बॉयंसी के कारण चले गए। तो इससे क्या हुआ? हेवियर एलिमेंट्स सेंटर में, लाइटर एलिमेंट्स सराउंडिंग में और बीच के एलिमेंट्स बीच में। तो इस तरह हमारा अर्थ का जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट लेयर में डिवाइड हो गए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि जो घनत्व के हिसाब से जो हमारे अर्थ के एलिमेंट्स थे वो अर्थ में सरफेस से सेंटर के बीच में उनको डिवाइड कर दिया गया या उनको स्प्रेड कर दिया गया। इसीलिए अगर हम आज देखते हैं तो हमारा अर्थ का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे सबसे बीच में इनर कोर है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और वो मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है। उसके ऊपर है आउटर कोर, वो लिक्विड स्टेट में है और वो भी आयरन और निकल का बना हुआ है। तो ये दोनों जो है कोर बनाते हैं और ये मेनली आयरन और निकल से बने हुए हैं। उसके ऊपर हमें मिलता है मेंटल। मेंटल जो है वो अल्ट्रा मैफिक है। अल्ट्रा मैफिक, मैफिक मतलब इसमें मैग्नीशियम और आयरन का घनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम सरफेस पे आते हैं तो हमें क्रस्ट मिलता है, जो कि जिसमें ओसनिक क्रस्ट जो है वो मैफिक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो फेल्सिक है, या फिर सियाल और साइमा भी कहा जाता है। तो ये सियाल और साइमा ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है, और मैफिक और फेल्सिक ये नया क्लासिफिकेशन है। अब हमने देखा था कि जो हमारा डेंसिटी था, जो हमारे एलिमेंट्स थे वो डेंसिटी के हिसाब से डिवाइड हो गए। तो अगर हम अर्थ की डेंसिटी देखें, ये जो आउटर सरफेस है 6000 किलोमीटर सेंटर से दूर, तो हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सरफेस की ओर जा रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी लगातार गिर रही है। आप देख सकते हो कि डेंसिटी लगातार गिर रही है। इनर कोर है, वहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर जब इनर कोर और आउटर कोर की बाउंड्री आती है तो आप देखोगे डेंसिटी अचानक से कम हो जाती है। फिर आउटर कोर के अंदर डेंसिटी एक कांस्टेंट रेट से, एक यूनिफॉर्म रेट से गिर रही होती है। लेकिन जैसे ही आउटर कोर और मेंटल की यहाँ पे बाउंड्री आई, फिर से हमारी डेंसिटी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होती है। उसके बाद फिर एक बहुत ही कांस्टेंट रेट होता है जिससे वो डिक्रीज होती है। फिर जो बाउंड्री आती है वहां पे आप देखोगे कि काफी तेजी से ये डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इन सब रीजन्स को बेसिकली डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, जो आप देख रहे हो। तो इसीलिए आपने ये जो मैप देख रहे हो तो इसमें आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज दिख रही है, यानी कि ये बाउंड्री बताता है कि जब दो लेयर के बीच की बाउंड्री हो। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रस्ट से, जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे लीस्ट डेंस लेयर है। ये है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये है क्रस्ट। अब क्रस्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो कॉन्टिनेंट, जो लैंड मास है उसके नीचे की जो जमीन है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। वाइल जो ओसेनिक क्रस्ट यानी समुद्र के नीचे की जो क्रस्ट है या समुद्र के नीचे की जो जमीन है उसे जनरली ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं। अब जो ये ओसेनिक क्रस्ट होता है इसकी डेप्थ 5 to 10 किलोमीटर होती है, इसकी मोटाई 5 to 10 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो 40 किलोमीटर होती है, 30 to 40 किलोमीटर जनरली। बट ऐसा माना जाता है कि हिमालयाज के नीचे इसकी जो डेप्थ है वो 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहाड़ है और आप ये देखोगे ये हमारा क्रस्ट है, तो इसकी डेप्थ कैसे बढ़ते जा रही है यहाँ पे। तो पहाड़ों के नीचे जनरली ओसनिक क्रस्ट की डेप्थ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि पहाड़ों के नीचे ओसनिक क्रस्ट की जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है, और हिमालय जो कि सबसे ऊंचे पहाड़ है उसके नीचे इस क्रस्ट की डेप्थ सबसे ज्यादा मानी जाती है, लगभग 70 से 80 किलोमीटर। अब अगर हम और डिटेल में क्रस्ट देखें तो आप देख सकते हो कि ये है ओसनिक क्रस्ट और यह है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सबसे पहले अगर ओसनिक क्रस्ट देखें तो ओसनिक क्रस्ट साइमा का बना हुआ है, साइमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो ये पुराना क्लासिफिकेशन है फिर से। और मैफिक यानी मैग्नीशियम और आयरन ये न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और इस लेयर में जो सबसे ज्यादा रॉक्स पाए जाते हैं वो बसाल्टिक रॉक्स होते हैं। और ये रॉक्स कैसे होते हैं? ये रॉक्स इसी तरह से होते हैं, बहुत ही डार्क
कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं जनरली। और ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये बेसिकली लावा से बनता है, मैग्मा से बनता है, जो मेंटल यानी एस्थेनोस्फीयर से आता है। अब अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है या जो मोटाई है वो या गहराई है वो बहुत ज्यादा है ओशनिक क्रस्ट में। तो हमने देखा था कि ओशनिक क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर ही गहरे हो सकते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो उनका एवरेज जो डेप्थ है वो लगभग 40 किलोमीटर है एवरेज। ये वेरी करता है लेकिन 40 किलोमीटर एवरेज है, लेकिन इसकी डेप्थ 80 किलोमीटर तक हो सकती है हिमालयस के नीचे। माना जाता है कि ये लगभग 70 से 80 के बीच में है। तो ऐसा क्यों होता है ये तो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसमें भी 2 लेयर्स होते हैं। जो ऊपर का लेयर है वो सियाल या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का होता है मेनली, और उसे फेल्सिक कहते हैं। यानी कि फेल्सिक जो है वो नया क्लासिफिकेशन है। फेल्सिक मतलब फेल्ड्स्पर एंड सिलिकॉन, वाइल ये जो है ये सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। और इसके नीचे की जो लेयर होती है वो साइमा होती है, मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम या फिर मैफिक जैसे ओशनिक क्रस्ट। बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो लेयर है ये मैग्मा से बनती है जो एस्थेनोस्फीयर से आता है, जबकि ये जो लेयर है इसकी बनने की प्रोसेस थोड़ी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेनली आप ये समझें कि ये यहाँ के मेटामॉर्फोसिस से बनती है, जो प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण एक रॉक की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। तो एक तो वो होता है, और दूसरा भी अलग प्रोसेस है जिसमें मैग्मा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इनका बनने का तरीका और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अलग होती है ओशनिक क्रस्ट के साइमा से। तो इवन दो ये दोनों ही साइमा और मैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, और ये आप ये ना समझें कि ये ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंडर है, ऐसा नहीं है। ओशनिक क्रस्ट यहीं तक है। ये जो साइमा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही पार्ट है। बस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट जो होता है वो सियाल होता है, यानी फेल्सिक। सियाल पुराना क्लासिफिकेशन है, फेल्सिक नया है। सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब चेंज क्यों किया गया? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, बट एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके रॉक्स में लगभग 60% सिलिकॉन है। और अगर आप ओशनिक क्रस्ट में जाएं तो यहाँ पे लगभग 40% होता है सिलिकॉन। तो इवन दो सिलिकॉन दोनों में है, इसमें भी काफी मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। तो ये इस क्लासिफिकेशन से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी, और भी कई कारण थे जिसके कारण नया क्लासिफिकेशन लाया गया रॉक को स्टडी करने का, जिसमें फेल्सिक, फेल्ड्स्पर और सिलिकॉन, और यहाँ पे मैफिक, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब क्योंकि इन 2 रॉक्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इनकी बाउंड्री पे भी एक बाउंड्री है जहां पे साइस्मिक वेव्स की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है अचानक। तो ऐसी रीजन, ऐसी बाउंड्री को कोनरोड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, जो सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होती है, अपर सियाल रॉक्स और नीचे के साइमा रॉक्स के बीच में। अब एक बात याद रखें, ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी कोनरोड डिस्कंटिन्यूटी सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होती है, और वो भी जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हर पार्ट में आपको देखने को मिले। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ सियाल मिले, मतलब आपको हो सकता है ये पूरा सियाल का लेयर ऐसे एक्सटेंड होता हो, तो वहां पे आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में साइमा शायद देखने को ही ना मिले। इसीलिए कोनरोड डिस्कंटिन्यूटी हर जगह नहीं देखी जाती कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, कुछ जगह पे नहीं भी होती है। एक और डिस्कंटिन्यूटी है जिसे मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, शॉर्ट में इसे मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं, MOHO, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। तो ये क्या है? ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों के ही जगह पाई जाती है और पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो ये मेंटल और क्रस्ट के बीच का बाउंड्री बताता है। तो अगर कोई साइस्मिक वेव जनरेट होता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड अचानक से बहुत चेंज हो जाती है, इसीलिए ये डिस्कंटिन्यूटी है, और ये मेंटल और क्रस्ट के बीच की डिस्कंटिन्यूटी होती है। अब हम देखते हैं मेंटल के बारे में। तो हमने कैसे देखा था हमने वहां पे देखा था मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी और कोनरोड डिस्कंटिन्यूटी, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मेंटल। तो मेंटल कहां से चालू होता है? मेंटल चालू होता है मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, यानी कि क्रस्ट के जस्ट नीचे से। मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी क्या है? मेंटल और क्रस्ट के बीच की बाउंड्री है। तो मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी से ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली कोर और मेंटल की बाउंड्री है। तो आउटर कोर से लेके क्रस्ट तक आप देख सकते हो कितना बड़ा रीजन है ये लगभग यहाँ पे हमने देखा था क्रस्ट जो होता है ओशनिक क्रस्ट वो 10 किलोमीटर तक गहरा होता है।
तो आप ये मानो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर की गहराई से स्टार्ट होके ये लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पूरा विस्तार है वो 2900 किलोमीटर डीप तक जाता है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट है हमारे अर्थ का। अब मेंटल जो है वो वो कई पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है क्योंकि रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब ये पूरा मेंटल है, ये बेसिकली साइमा होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं इसमें। अगर नए तरीके से देखा जाए तो इसको अल्ट्रामैफिक रॉक्स कहते हैं। यहाँ पे अल्ट्रामैफिक यानी कि मैग्नीशियम और आयरन की जो संख्या है बहुत ज्यादा होती है यहाँ के रॉक्स में। अब जो मेंटल है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है मेनली, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ये है आपका लोअर मेंटल, आप देख सकते हो, और ये वाला पार्ट जो है ये है अपर मेंटल। अब अपर मेंटल जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड मेंटल और एस्थेनोस्फियर। तो अपर मेंटल जो है उसमें देखा गया कि उसके रॉक्स जो है, इस पूरे मेंटल के जो रॉक्स है इनका कॉम्पोजिशन सेम है, केमिकल कॉम्पोजिशन या मिनरल सेम है, मतलब इनका कंस्टिट्यूएंट सेम है, लेकिन उनका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये जो लिथोस्फीयर वाला एरिया है, ये जो लेयर है अपर मेंटल का, ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि ये जो लेयर का एरिया है ये प्लास्टिक स्टेट में है। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है बट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है दोनों के रॉक्स का, इसीलिए इसे अपर मेंटल कहा जाता है। बट क्योंकि ये प्लास्टिक स्टेट में है तो इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, देख सकते हो आप प्लास्टिक स्टेट में। और इसे लिथोस्फेरिक मेंटल भी कहा जाता है, सॉलिड मेंटल का पार्ट है उसे लिथोस्फेरिक मेंटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर जो है वो अपर मेंटल और क्रस्ट, चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो या ओशनिक क्रस्ट हो, इन दोनों रीजन को कहा जाता है। या फिर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का जो सारा रीजन है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसीलिए जो लिथोस्फीयर का पार्ट अपर मेंटल में आता है उसे लिथोस्फेरिक मेंटल भी कहते हैं। अब हम अपर मेंटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसकी गहराई क्रस्ट के लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर 670 किलोमीटर तक जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 660 670। ये थोड़ा बहुत आपको हर बुक में वेरिएशन देखेगा क्योंकि अलग अलग मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, एक्यूरेसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। थिकनेस लगभग 640 किलोमीटर है और अपर मेंटल जो है वो पूरे मेंटल का सिर्फ 20% है। टेम्परेचर इस रीजन में 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। डेंसिटी 3.4 से 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर है और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया जैसा हमने डिस्कस किया। एस्थेनोस्फीयर, ये रहा एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक स्टेट में, और लिथोस्फीयर ये जो ऊपर वाला पार्ट है लिथोस्फेरिक मेंटल, ये सॉलिड स्टेट में है। दोनों का कंपोजिशन सिमिलर है, जैसा हमने डिस्कस किया था, सिमिलर कंपोजिशन होता है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेंटल और जो अपर मेंटल है उसका ये है आपका एस्थेनोस्फीयर और ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने देखा था कि उसके अंदर क्रस्ट भी होता है और ये सॉलिड मेंटल भी होता है, अपर मेंटल का जो पार्ट है। अब एस्थेनोस्फीयर क्योंकि ये प्लास्टिक स्टेट में है तो इसमें जो मैग्मा होता है वो मूव होता है, इसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ऐसा आप देख सकते हो। ये मैग्मा का मूवमेंट होता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, और इसीलिए कई जगह ये मिड ओशनिक रिज बन के ओशंस में मैग्मा बाहर आता है, वहां पे आपको ये ओशन फ्लोर बनाता है। इसी मूवमेंट के कारण आपका जो ये लिथोस्फीयर है वो मूव करता है इसके ऊपर। तो आपने सुना होगा कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना। तो इस कोलिजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है ये कन्वेक्शन सेल्स होते हैं जो एस्थेनोस्फीयर में होते हैं। तो इस कन्वेक्शन करंट्स के कारण जो लिथोस्फीयर है वो मूव करता है और टकराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, या आप इसे यूरेशियन प्लेट मान लें और इसको आप इंडियन प्लेट मान लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है और बाउंड्री पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो लिथोस्फीयर है वो उसके अंदर क्रस्ट और अपर ब्रिटल मेंटल यानी कि सॉलिड मेंटल वाला पार्ट है। लिथोस्फीयर जो है डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो बेसिकली क्या है, लिथोस्फीयर ही है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का जितना हिस्सा है। और लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करते हैं, जिसके कारण हमें टेक्टोनिक्स मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है, जो हमें कन्वर्जिंग प्लेट्स, डाइवर्जिंग प्लेट्स जो बनते हैं वो इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव होने वाले प्लेट्स के कारण ही मिलते हैं। तो हम जल्दी से इनर मेंटल भी देख लेते हैं। इनर मेंटल
यूनिफॉर्म है। जो रॉक्स हैं इस रीजन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी यूनिफॉर्म होती है, तो इसको इसलिए सब डिवाइड नहीं किया गया है। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हाँ कुछ सब डिविजन जरूर मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी के पर्पज से अगर आप देखेंगे तो ठीक है, इसके अंदर कोई और सब डिविजन्स नहीं है। ये स्टार्ट होता है लगभग 660 किलोमीटर से और ये जाता है लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक। तो आप देख सकते हो कि ये इसका कितना बड़ा रीजन है। टेम्परेचर 1700 से 2800 के आसपास, डेंसिटी 4.4 से 5.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इनर मेंटल जो है वो काफी हॉट है और काफी डेंस है, लेकिन फिर भी ये जो लेयर है वो है सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट में कैसे है? ये सॉलिड स्टेट में इसलिए है क्योंकि ऊपर के जो रॉक्स हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसी प्रेशर के कारण इसके जो रॉक्स हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं। याद रखिए, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर के रॉक्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ही यहाँ के जो रॉक्स हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं। इनर मेंटल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ टोटल अर्थ वॉल्यूम। तो जो हमारे पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 56% यानी 50% से भी ज्यादा वॉल्यूम, आधे से ज्यादा वॉल्यूम सिर्फ हमारे इनर मेंटल से आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा पार्ट है हमारे अर्थ का। आउटर और इनर मेंटल को अगर हम जोड़ दें, आउटर और इनर मेंटल को जोड़ के अगर हम गिने, 83% हमारे अर्थ का पूरा वॉल्यूम इस मेंटल से आता है और 46% ऑफ रेडियस। और जो मेन कॉम्पोजिशन है वो मैग्नीशियम और सिलिकॉन यानी कि साइमा, जो कि हमारा ओसनिक क्रस्ट भी होता है साइमा, या फिर अल्ट्रामैफिक, जैसा हमने देखा कि नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे अल्ट्रामैफिक रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोर। तो हमारा जो कोर है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पे हमने देखा था कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट था आउटर कोर का वो था निफे। निफे यानी निकल एंड आयरन। और आयरन क्या होता है? आयरन मैग्नेटिक होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और यहाँ पे कन्वेक्शन करंट है जिसमें कि आयरन बहुत तेजी से घूम रहा है, तो इसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, उसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स है। कन्वेक्शन करंट्स मतलब कि जो आउटर कोर का जो मटेरियल है वो नीचे जाता है इनर कोर के पास, इनर कोर के पास वो हीट होता है, ऊपर जाता है वो ठंडा होता है, वो फिर नीचे आता है फिर हीट होता है, इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट के कारण आयरन घूमता है और भी इसमें करंट है, इसके कारण गोल घूमता है, उसी कारण ही मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का प्रोड्यूस होता है। तो हमारा आउटर कोर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें कुछ इंपॉर्टेंट, आप थिकनेस देख सकते हो 2900 से लेके 5100 किलोमीटर, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से लेके लीमैन डिस्कंटिन्यूटी तक। डेंसिटी बढ़ जाती है सरफेस से कोर की तरफ, तो यहाँ पे डेंसिटी आप देख सकते हो कि लगभग 10 से 12 के आसपास है। टेम्परेचर 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड स्टेट में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिक्विड स्टेट में, तो ये आयरन है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। मेनली निकल एंड आयरन हमने देखा रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। इसका जो रोटेशन है, जैसे हमारा अर्थ जो होता है वो अगर इस तरह घूमता है तो ये जो है वो उल्टा घूमता है, इसका रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा है अर्थ के कंपेयर में। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि मेनली आयरन है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब आप उसको रोटेट करते हो तो वो फील्ड बनाता है। अब देखते हैं हम इनर कोर। तो हमने देखा कि आउटर कोर में तो इस तरह के कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, लेकिन जो इनर कोर है वो एकदम सॉलिड है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, वो एकदम सॉलिड स्टेट में है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो सॉलिड स्टेट में है। स्पीड ऑफ पी वेव, जब हम साइस्मिक वेव्स देखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो साइस्मिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो जब वो वेव्स जब वो आउटर कोर इनर कोर में जाती हैं तो उनका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, ये सॉलिड है। इसको हम डिटेल में देखेंगे साइस्मिक वेव्स के वीडियो में। डेप्थ यानी कि अगर हम इसका देखें तो ये लगभग 5100 किलोमीटर से लेके करीब 6300 किलोमीटर तक है, मतलब 6300 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। रेडियस मतलब इस लेयर का पूरा रेडियस जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लगभग। डेंसिटी बढ़ जाती है, 12 से 13 तक है, मतलब 13 के आसपास ही है। टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस तक है, ग्रेटर देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन। तो आयरन के मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, बट फिर भी आयरन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो ऊपर के रॉक्स हैं उनका प्रेशर भी तो है,
इसी प्रेशर के कारण जो यहाँ पे जो रॉक्स है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मेनली क्या है, आयरन एंड निकल, और लीमेंट डिस्कंटिन्यूटी से ये जो है सेपरेट करती है लीमेंट डिस्कंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर को। इसी के साथ हमारा वीडियो हम अंत करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे बनता है, ओशनिक क्रस्ट कैसे बनता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हम मेंटल और एस्ट्रोनोस्फीयर वो भी काफी डिटेल में देखेंगे, तो आने वाला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू।